हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्ती होंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर और साथ ही विद्युत अपघटनी चालक के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमने लास्ट 2 लेक्चर में विद्युत अपघटन के बारे में पढ़ा है। एक लेक्चर में हमने विद्युत अपघटनों के प्रकार और विद्युत अपघटन की क्रियाविधि पढ़ी है और एक लेक्चर में हमने विद्युत अपघटन के नियम पढ़े हैं। कहने का मतलब फैराडे के नियम पढ़े हैं। तो बच्चों, वो 2 लेक्चर आपने नहीं देखे तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो RS कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों देखो, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर। तो बच्चों, इनमें अंतर समझने के लिए हमें धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं धात्विक चालक तो आयरन की रोड है, ध्यान से समझना। तो ये आयरन की रोड जो है, आयरन की छड़ है, लोहे की छड़ है, वो हमने धात्विक चालक मान लिया है। तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवानी है, तो इसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस। तो बच्चों, ये तो हो गया धात्विक चालक, ठीक है ना। ये क्या है? आयरन छड़, मतलब लोहे की छड़ है। ठीक है बच्चों। और विद्युत अपघटनी चालक के रूप में हम क्या मानते हैं? सोडियम क्लोराइड मान लेते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल कैसे बनाते हैं, लास्ट लेक्चर में आप पढ़ चुके हो। ये तो देखो एनोड हो गया, ठीक है ना बच्चों, ध्यान से समझना। ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। इनको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और विद्युत अपघट्य के रूप में बच्चों हमने क्या लिया है? सोडियम क्लोराइड लिया है, गलित NaCl ले लिया हमने, ठीक है ना बच्चों। तो ये आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हो। तो ये प्लस और ये माइनस, तो बच्चों ये बन गया एनोड और ये बन गया कैथोड। ध्यान से समझना अंतर को। देखो ये क्यों बनाया गया है, आपको अंतर में पता चल जाएगा। तो बच्चों, इसमें होगा क्या? एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो एनोड पर होगा ऑक्सीकरण। तो बच्चों, सोडियम क्लोराइड से क्या क्या बनेंगे? देखो, एक तो सोडियम आयन बनेगा और एक क्लोराइड आयन बनेगा। तो NaCl किस में टूटता है? Na+ में और Cl- में। Cl- किधर चलते हैं? एनोड की ओर, और Na+ किधर चलते हैं? कैथोड की ओर। तो एनोड पर क्या होगा बच्चों कि ये Cl- है, वो विलयन से गया है, तो ऑक्सीकरण होगा, तो क्लोरीन गैस बनेगी। और कैथोड की ओर Na+ चलाना, तो कैथोड पर बच्चों क्या होगा? कैथोड पर होगा अपचयन। और इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन होता है। तो Na+ किसमें था? विलयन में था ना, तो एक्वस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो बच्चों ये सोडियम बन गया, और सोडियम धातु है ना, तो सोडियम तो देखो यहां पर निक्षेपित होगा, मतलब जमेगा, और क्लोरीन गैस उड़ जाएगी। तो सोडियम धातु है तो सॉलिड, ठीक है ना बच्चों। तो इस जब हम गलित NaCl का विद्युत अपघटन करते हैं ना, तो एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर सोडियम धातु बनती है। तो ये सब हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया विद्युत अपघटनी चालक और ये हो गया धात्विक चालक। अब इन दोनों में अंतर करते हैं, देखो, ठीक है बच्चों। तो देखो, फर्स्ट अंतर क्या है? धात्विक चालक में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है। किसके कारण प्रवाहित होती है? इलेक्ट्रॉनों के कारण, ठीक है। तो धात्विक चालक में, ध्यान से समझना, धात्विक चालक में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के कारण, इलेक्ट्रॉन्स के कारण प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है बच्चों। और विद्युत अपघटनी चालक में कौन चल रहे हैं बच्चों? देखो Cl- Na+, यानी कि आयन चल रहे हैं ना। तो विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? आयनों द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। तो विद्युत अपघटनी चालक में आयनों द्वारा विद्युत प्रवाहित होती है, जबकि धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉनों द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना। देखो, इस साइड है धात्विक चालक और इस साइड है विद्युत अपघटनी चालक।
अब बच्चों देखो, अब मान लो आपने ना इस लोहे की छड़ से 5 दिन तक इस बैटरी को जोड़ के रखा है। तो जब आप 5 दिन के बाद देखोगे, मतलब कहने का मतलब यह है कि हमने 5 दिन तक लगातार इस लोहे की छड़ में विद्युत धारा प्रवाहित की है। तो बच्चों 5 दिन बाद आप देखोगे तो इस लोहे की छड़ में आपको कोई परिवर्तन दिखेगा क्या? ऐसा होता है क्या कि लोहे की छड़ एक तरफ से तो मोटी हो जाए? ऐसा हो सकता है क्या बच्चों कि ये लोहे की छड़ है वो एक तरफ से तो मोटी हो गई और एक तरफ से पतली हो गई, या फिर इस लोहे की छड़ का रंग परिवर्तित हो जाता है? मतलब कोई भी परिवर्तन देखने को मिलता है क्या बच्चों? नहीं मिलता। 5 दिन क्या, आप 5 साल लगातार तक विद्युत धारा प्रवाहित करवाओ, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आई कि नहीं आई बच्चों बात समझ में? तो विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। आ गई बच्चों बात समझ में? इसमें देखो, आप विद्युत धारा का प्रवाह करोगे ना तो देखो क्या होगा, NaCl में से Cl इधर जा रहा है, Na+ इधर जा रहा है, Cl इधर जा रहा है, Na+ इधर जा रहा है। कहने का मतलब विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं ना विद्युत अपघटय में से, तो विद्युत अपघटय टूट जाता है। विद्युत अपघटय का मतलब ये है कि जिसको विद्युत लगा करके तोड़ दिया हो। आ गई बात समझ में? तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना, क्लोरीन इधर, सोडियम इधर, क्लोरीन इधर, सोडियम इधर, थोड़ी देर बाद आपको NaCl मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर तो सोडियम धातु बन जाएगी और क्लोरीन गैस उड़ जाएगी। तो बताओ यह NaCl मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मतलब रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, सीधा का सीधा दिखाई दे रहा है। तो विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान विद्युत अपघटनी चालकों में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, सिंपल सी बात है। विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, क्योंकि देखो विद्युत अपघटय का मतलब ही ये है, अपघटय का मतलब टूटना और विद्युत का मतलब विद्युत धारा लगा करके। तो जैसे ही विद्युत धारा लगाएंगे ना, आपका जो विद्युत अपघटय है वो टूट जाएगा। मतलब परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ ना? लोहे की छड़ टूट जाएगी क्या? बताओ, नहीं टूटेगी। तो बच्चों दूसरा अंतर आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा। अब बच्चों देखो थर्ड अंतर ना इस सेकंड से मिलता जुलता ही है, तो इसको ध्यान से समझना। अब बच्चों ये बताओ कि लोहे की छड़ में हम लगातार विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ऐसा होता है क्या कि लोहे की छड़ एक तरफ से मोटी हो जाए और एक तरफ से पतली हो जाए? ऐसा होता है क्या बच्चों? नहीं होता। इसका मतलब विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान पदार्थ का प्रवाह नहीं होता। क्योंकि मान लो अगर ये लोहे की छड़ ऐसी हो गई, कैसी हो गई? ऐसी हो गई, इसका मतलब इधर पदार्थ कम, इधर पदार्थ ज्यादा। इसका मतलब पदार्थ जो है वो बह के इधर गया है, तभी तो देखो साइज में अंतर आएगा। जैसे ये मार्कर मान लो ऐसा है, अब ये नीचे से मोटा हो जाए, ऊपर से पतला हो जाए, इसका मतलब ऊपर का पदार्थ बह के नीचे गया है, तभी तो इसमें परिवर्तन आएगा। और ऐसा लोहे की छड़ में होता नहीं है, इसका मतलब लोहे की छड़ में पदार्थ का प्रवाह नहीं होता है। तो देखो विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान, विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान पदार्थ का प्रवाह नहीं होता है। इसमें होता है क्या बच्चों? सिंपल सी बात है, थोड़ी देर बाद में आपको पदार्थ मिलेगा ही नहीं। प्रवाह की बात कर रहे हो, थोड़ी देर बाद तो पदार्थ मिलेगा ही नहीं, गायब ही हो जाएगा। क्योंकि Cl- इधर मतलब क्लोरीन गैस लगातार उड़ेगी, सोडियम लगातार चिपकेगा, तो पदार्थ गायब ही हो गया पूरा। इसका मतलब पदार्थ का प्रवाह हो रहा है ना कि क्लोरीन इधर सोडियम इधर। तो पदार्थ का प्रवाह होता है, पदार्थ का प्रवाह होता है। अब बच्चों देखो नेक्स्ट डिफरेंस है टेम्परेचर का। अब हम ताप बढ़ाएंगे दोनों चालकों का। तो पहले ये समझो, धातु क्या है?
जिसके पास संयोजी कोष में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। क्योंकि आपने धात्विक ठोस के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि धात्विक ठोस का अवयवीकरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धातुएं। कहने का मतलब धातु के पास संयोजी कोष में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है बच्चों। इसी कारण धात्विक चालक की चालकता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना बच्चों। मतलब इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी कोष में। क्या होते हैं बच्चों? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब जब हम ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ेगी ना। अब ऊर्जा लिया हुआ इलेक्ट्रॉन सीधा थोड़ी बैठ सकता है, वो तो उछलता हुआ जाएगा। कहने का मतलब ज्यादा ऊर्जा मतलब स्थायित्व है कम। आगे बात समझ में। तो जब आप ताप बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलने के कारण ये उछलेंगे तो कोलिजन होगा, टक्कर होगी। टक्कर का मतलब इलेक्ट्रॉनों की गति रुक गई। टक्कर करने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की गति रुक गई। अगर इलेक्ट्रॉनों की गति रुक गई तो बच्चों चालकता क्या होगी? कम होगी। तो ताप बढ़ाने पर इनको ऊर्जा मिलने से इनमें टक्कर होने से इनकी गति कम, इसका मतलब चालकता कम। तो ताप बढ़ाने पर धात्विक चालक की चालकता क्या होती है बच्चों? कम होती है। याद रखना यह बात, ठीक है ना। तो देखो ताप बढ़ाने पर चालकता कम होती है, कम होती है। अब बच्चों इधर देखो, अब देखो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है आयनों के द्वारा, क्योंकि जितनी देर ये आयन चलेंगे विद्युत धारा चलेगी। अब आप ताप बढ़ाओगे ना तो जो आपका विद्युत अपघट्य है वो ज्यादा आयनों में टूटेगा। इसमें विद्युत धारा को कौन ले जाता है? आयन ले जाते हैं। जब आप ताप बढ़ाओगे तो विद्युत अपघट्य और ज्यादा अपघटित होगा, यानी कि और ज्यादा आयनों में टूटेगा। कहने का मतलब और ज्यादा आयन बनेंगे। अगर और ज्यादा आयन बनेंगे तो चालकता क्या होगी बच्चों? इधर बढ़ेगी। यानी कि विद्युत अपघटनी चालक का ताप बढ़ाने पर क्या होता है बच्चों? ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, चालकता बढ़ती है, ठीक है बच्चों। तो इनको फटाफट लिख लो। अब हम विद्युत अपघटनी चालक के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, तो फटाफट लिख लो। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों ये सभी कारक हम एक एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए, मतलब NaCl विद्युत अपघट्य को ध्यान में रखते हुए ये सभी कारक समझेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो देखो फर्स्ट कारक है अंतरायनी आकर्षण। अब इसको ध्यान से समझो। तो ये अपना विद्युत अपघट्य है बच्चों, इसको आप पानी में डालोगे, ध्यान देना जरा। इसको आप पानी में डालोगे तो यह ब्रेक होगा Na+ में और Cl- में, ठीक है ना। ये ब्रेक होगा। अब बच्चों ये ब्रेक होगा ना, टूटेगा, Na+ और Cl- में टूटेगा ना, तभी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब बच्चों आप जानते हो ना कि प्लस और माइनस में क्या होता है बच्चों? आकर्षण होता है। क्या होता है बच्चों? आकर्षण होता है, ठीक है। तो आयनों के बीच के आकर्षण को हम अंतरायनी आकर्षण कहते हैं। बच्चों अब बताओ, अगर ये आकर्षण प्रबल होगा, ध्यान देना, अगर ये आकर्षण प्रबल होगा तो Na+ और Cl- अलग होंगे क्या? नहीं होंगे। इसका मतलब आयन नहीं बनेंगे, इसका मतलब चालकता कम होगी। आ गई बच्चों बात समझ में? यदि अंतरायनी आकर्षण ज्यादा होगा ना तो ये आयन एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, तो विद्युत धारा को कौन ले जाएगा बताओ? आ गई बात समझ में? यानी कि अंतरायनी आकर्षण बढ़ने पर क्या होता है बच्चों? चालकता कम होती है। आप पूरा लिख लेना कि अंतरायनी आकर्षण बढ़ने पर चालकता क्या होती है बच्चों? कम होती है। तो बच्चों एक कारक तो समझ गए आप। अब बच्चों दूसरा कारक समझिए।
आयनों का विलायकन, आयनों का विलायकन। अब बच्चों देखो विलायकन क्या होता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए, ठीक है। देखो ये अपना एग्जाम्पल है NaCl विद्युत अपघट्य है, इसको हमने डाला पानी में, पानी में डाला तो ये टूटेगा Na+ में और Cl- में, ठीक है। जैसे ही हमने इसको पानी में डाल दिया तो पानी के अणु मतलब H2O अणु इसके चारों ओर होंगे कि नहीं होंगे। जैसे H2O देखो इसके चारों ओर तो ऐसे हो जाएंगे OH2 OH2, बस एग्जांपल के रूप में समझ लेना आप, एकदम सिंपल लैंग्वेज में OH2 और OH2। देखो ऐसे क्यों बनाया है मैंने, क्यों, क्योंकि देखो H2O ध्रुवीय है ना, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा तो इस पर माइनस, ठीक है। ऑक्सीजन पर माइनस होगा कि नहीं होगा बच्चों, होगा ना, ठीक है। ये लो माइनस दिख रहा है ना सबको, तो बच्चों प्लस और माइनस में आकर्षण, कहने का मतलब आयन और विलायक में आकर्षण होगा। आ गई बात समझ में, आयन और विलायक में आकर्षण होता है ना, तभी ये NaCl Na+ में और Cl- में अलग होता है। अगर ये आकर्षण नहीं है तो बताओ ये क्यों अलग होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि प्लस और माइनस में भी तो क्या होता है, आकर्षण होता है, फिर भी ये अलग होता है ना, किसके कारण, इस आकर्षण के कारण। ये आकर्षण अगर प्रबल होगा ना तो आपका विद्युत अपघट्य टूट जाएगा, ठीक है। तो देखो ये बात तो अलग हो गई। अब समझो कि जैसे ही हमने सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला तो यह Na+ और Cl- में टूट जाएगा। चलो Cl- यहां पर बनाता हूं मैं, टूट जाएगा ना। अब टूटने के बाद क्या होगा, जल के अणु सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के चारों ओर आएंगे, क्योंकि उसमें तो जल ही जल है। आ गई बच्चों बात समझ में। तो बच्चों देखो Na+ के चारों ओर H2O के अणु इस प्रकार आ जाएंगे, कहने का मतलब विलायक के अणु में और आयन में आकर्षण है, यानी कि आयन में और विलायक में क्या है बच्चों, आकर्षण है। क्या है बच्चों, आकर्षण है। ऐसे ही देखो इस पर आकर्षण कैसे लगेगा वो बता देता हूं। इसमें H2O को आप ऐसे बना दो समझ लिए देखो, आपको पता है कि H2O ध्रुवीय होता है तो ऑक्सीजन पर माइनस आता है, तो हाइड्रोजन पर क्या आता है बच्चों, प्लस आता है ना, आंशिक प्लस। तो देख लो, तो प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण, यहां पर प्लस और ये देखो ऑक्सीजन पर माइनस है, इन पर आकर्षण लगेगा ना। अब बच्चों अगर आयन विलायक आकर्षण बहुत प्रबल है, अब ध्यान से समझना, बहुत प्रबल है, इसका मतलब इस आयन को या फिर इस आयन को विलायक के अणु चारों ओर से घेर लेंगे, क्योंकि अगर आकर्षण होगा तो विलायक के अणु तो आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना। कहने का मतलब इसको चारों ओर से बंद कर देंगे तो आयन से बताओ चला जाएगा क्या, क्योंकि आयन चलेगा तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यदि आयन विलायक आकर्षण ज्यादा है तो आयन को चारों ओर से कौन घेर लेंगे बच्चों, विलायक के अणु घेर लेंगे। इसका मतलब आयन भारी हो जाएगा, और भारी आदमी से चला नहीं जाता है, अगर आयन चलेगा नहीं तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी नहीं। तो बच्चों आयन विलायक आकर्षण होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि आयन से चला ही ना जाए, ठीक है बच्चों। तो आयन विलायक आकर्षण बढ़ने के कारण भी क्या होती है बच्चों, चालकता कम होती है। तो दूसरा कारक आया कि नहीं आया समझ में, बस लिखना इतना ही है कि यह आकर्षण बढ़ने पर, मतलब चलो पूरा ही लिख देता हूं, आयन विलायक आकर्षण बढ़ने पर, या इसको कैसे लिख सकते हैं, आयनों का विलायकन, आयनों का विलायकन अधिक होने पर चालकता कम होती है, ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट, विलायक की
विस्कासिता, या फिर इसको हम बोल सकते हैं श्यानता। तो बच्चों इसको एग्जाम्पल से समझिए। मान लो आपके पास 2 सोडियम आयन है, ध्यान से समझना बच्चों, ये 2 सोडियम आयन है। एक को आपने डाल दिया पानी में, किस में डाल दिया बच्चों? पानी में। और एक को आपने डाल दिया बच्चों शहद में, किस में डाल दिया बच्चों? शहद में। अब बताओ पानी में सोडियम आयन जल्दी गति करेगा या फिर शहद में? सिंपल सी बात है, पानी में चलेगा ना आयन, तो इसका मतलब पानी में चालकता ज्यादा होगी, क्योंकि आयन के चलने पर तो चालकता निर्भर करती है। तो पानी में चालकता ज्यादा होगी, जबकि शहद में चालकता कम होगी, क्योंकि शहद में बहने का गुण कम पाया जाता है, जबकि पानी में बहने का गुण ज्यादा पाया जाता है। इसका मतलब ऐसा द्रव जिसमें बहने का गुण कम पाया जाता है, उसकी चालकता क्या होती है बच्चों? कम होती है। कहने का मतलब इसमें आयन चलेगा नहीं। आ गई बच्चों बात समझ में? तो शहद में बहने का गुण कम, जबकि पानी में बहने का गुण ज्यादा। आ गई बच्चों बात समझ में? अब देखो श्यानता और विस्कासिता क्या होती है उसे हम समझ लेते हैं। तो बच्चों जो द्रव होता है ना, द्रव होता है, उसकी संरचना परतीय होती है। कैसी होती है बच्चों? परतीय होती है। और ये परतें एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती है, इसलिए द्रव बहता है। आ गई बच्चों बात समझ में? तो ये तो समझ गए ना कि द्रव बहता क्यों है। अब बच्चों देखो, इन परतों के बीच में घर्षण लगता है। क्या लगता है? घर्षण बल लगता है। अब इस घर्षण का जितना ज्यादा मान होगा, उतना ये परत एक दूसरे पर कम फिसल पाएगी, उतना ही बहने का गुण कम पाया जाएगा। तो बच्चों शहद में क्या होता है, जो परतें होती है ना, उनके बीच लगने वाला घर्षण बल ज्यादा होता है, इसलिए वो परतें एक दूसरे पर बहुत ही कम फिसलती हैं, इसलिए शहद बहुत ही कम बहता है। और बच्चों ये जो बीच में घर्षण बल लगता है ना, इसे ही हम विस्कासिता या फिर श्यानता कहते हैं। तो अगर ये ज्यादा तो चालकता कम, क्योंकि शहद में चालकता कम होती है ना। आ गई बच्चों बात समझ में? आई कि नहीं आई? चलो आ गई, वेरी गुड। तो देखो विलायक की विस्कासिता बढ़ने पर, विलायक की विस्कासिता बढ़ने पर चालकता कम होती है। ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट, विलयन की सांद्रता। तो बच्चों सांद्रता और तनुता एक दूसरे का व्युत्क्रम होती है, मतलब सांद्रता बढ़ाओगे तो तनुता कम। ठीक है बच्चों। तो देखो तनुता के साथ वियोजन की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। इसका मतलब सांद्रता के साथ वियोजन की मात्रा कम होगी, मतलब सांद्रता बढ़ाने पर विद्युत अपघटे कम टूटेगा, कम टूटेगा तो आयन कम बनेंगे, अगर आयन कम बनेंगे तो चालकता क्या होगी बच्चों? कम होगी। तो सिंपल सी बात है, लिख दो कि विलयन की सांद्रता बढ़ने पर, विलयन की सांद्रता बढ़ने पर चालकता क्या होती है बच्चों? चालकता कम होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, ताप का प्रभाव। तो बच्चों ताप का प्रभाव तो अभी पढ़ाया आपने, जब हमने धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर पढ़ा था ना। तो ताप का प्रभाव क्या पड़ता है विद्युत अपघटनी चालक पर, कि ताप बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, इसका मतलब चालकता बढ़ेगी। तो ताप बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ने के कारण, वियोजन की मात्रा बढ़ने के कारण चालकता बढ़ती है। ठीक है बच्चों। यदि लेक्चर आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोस के लगातार नोटिफिकेशन आपको मिल सके।